तो मध्यकालीन इतिहास का आज पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के पार्ट में हम देखने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड जो भारत में रहा है वो 1175 से 1206 एडी तक रहा है। इससे पहले कुछ चीज़ें थी वो हम देख लेते हैं, जैसे कि गौर वंश की स्थापना अलाउद्दीन जहानशोज ने करी और अलाउद्दीन जहानशोज के बाद इसका जो पुत्र है वो राजा बनता है जिसका नाम है सैफुद्दीन जहानशोज। और जब ये राजा बनता है तो इसके पिता के द्वारा मतलब जहानशोज के द्वारा जहानशोज ने क्या किया था, अपने दो भतीजों को बंदी बनाकर रखा था जिनका नाम है गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन। तो इसने क्या था कि कहीं ये सत्ता के दावेदार ना बन जाए, तो इसलिए इन दोनों को इसने क्या किया, बंदी बनाकर रख लिया था। अब जो शहाबुद्दीन है उसका जो पूरा नाम है वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। सामान्य में इसको आप मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। जब सैफुद्दीन जहानशोज की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में शहाबुद्दीन के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है, क्योंकि सब लड़ने लगते हैं आपस में कि किसको अब ये राज्य मिलेगा। तो उसमें शहाबुद्दीन जीत जाता है और उसको पूरी जो गौर वंश की सत्ता है वो उसको संभालनी पड़ जाती है। तो वो जीत जाता है और अपने हाथ में पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ये गद्दी पर बैठता है 1173 एडी में, जब यह गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद में अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के लिए जो रास्ते हैं और जो बीच में हर्डल्स हैं, कठिनाइयां हैं, उनको पार करते हुए अपने राज्य को आगे तक फैलाने लगता है। और जब ये राज्य को आगे तक फैलाने लगता है तो अब इसकी नज़र पड़ती है भारत पे, और जब ये भारत पे आक्रमण कर देता है 1175 एडी में, देख सकते हैं कि अब भारत पे इसने पहला आक्रमण कर दिया है और पहला आक्रमण इसका मुल्तान के खिलाफ होता है। और जब ये भारत पे आक्रमण करने आता है तो ये खैबर दर्रे से भारत आता है। खैबर दर्रा आप इसमें देख सकते हैं, आपको इमेज में साफ साफ दिखाई देगा। अब चलते हैं आगे। जब ये भारत पे प्रथम आक्रमण कर देता है तो अब इसकी नज़र पड़ती है गुजरात पे। ये सोचता है कि पहले यहाँ पे महमूद गजनी भारत आया था और बहुत सारा धन लूट के गजनी लेके गया था। तो अब इसकी भी इच्छा हो गई कि अब अगला अटैक कहाँ पे होगा, गुजरात पे। तो ये गुजरात पे 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण पाटन पे कर देता है, जो गुजरात का एक हिस्सा है। और जब ये गुजरात पर अटैक करता है तो उस टाइम पे वहाँ के शासन कौन कर रहा होता है, तो वो भीम सेकंड का वहाँ पे शासन चल रहा होता है और भीम सेकंड मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं। और मोहम्मद गोरी जब पराजित हो जाता है तो इसकी भारत पे ये पहली हार होती है। और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि भीम सेकंड थे वो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इसको कहाँ पर हराया गया था, तो माउंट आबू के पास कयाद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया था। और ये इसकी पहली हार थी भारत में। और इस जब ये हारने के बाद ये समझ गया था कि अभी हम भारत के बड़े राजवंशों पे अभी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। और जो गुजरात का जो अटैक हुआ था और इसमें जब गोरी हारा था, तो ये जो पूरा जो इसमें जो अटैक हुआ था और इसका जो संचालन किया गया था इस युद्ध का, वो किसके द्वारा किया गया था, वो नायिका देवी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद में कुछ दो और अटैक मैंने इसमें शामिल करे हैं, जैसे 1179 से 86 के बीच में ये पंजाब को जीत लेता है। क्यों, गुजरात से तो हार चुका होता, तो ये बाद में पंजाब को जीत लेता है। तो पंजाब को जीतने के बाद ये 86 में लाहौर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ये सब जीतने के बाद में अब एक और इम्पोर्टेंट अटैक है, वो इम्पोर्टेंट अटैक है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 एडी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के बीच में होता है। और इसमें गोरी फिर से पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद में इसका ये फिर से अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि तराइन का जो मैदान है
वो हरियाणा और करनाल के बीच में एक मैदान है जिसको तराइन का मैदान कहा जाता है। तो ये तराइन का जो युद्ध हुआ था, तो ये तराइन के मैदान में हुआ था। तब ये आज की डेट में हरियाणा और करनाल के बीच में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा सकते हैं, कई बार पूछ सकता है कि तराइन का मैदान कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं हरियाणा और करनाल के बीच में है। अब जब ये हार के वापस चला जाता है तो इसका फिर से सेकंड युद्ध होता है। अब सेकंड युद्ध फिर से होता है 1192 में। अगले साल फिर युद्ध करने चला आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है और दिल्ली की सत्ता अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। अब ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीत गया और दूसरे युद्ध में हार गए। तो इसकी एक वजह है कि एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि संयोगिता का विवाह चल रहा होता है। उसके पिताजी जयचंद उसका स्वयंवर रचा रहे होते हैं, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। तो ये वहाँ भेष बदल के पहुंच जाते हैं और अपने बाहुबल के दम पे उनका हरण करके उनसे शादी कर लेते हैं और दिल्ली ले आते हैं। तो इससे जयचंद बहुत नाराज होता है। तो जयचंद ने एक षड्यंत्र रचता है और मोहम्मद गोरी की मदद करता है और बोलता है कि हमारे कुछ राजा आपकी मदद करेंगे और जो पृथ्वीराज चौहान है इसको आप हराइए और इस युद्ध में हमारे कई राजा आपका साथ देंगे। तो ये जो दूसरा जो साल था वो पृथ्वीराज चौहान के लिए इतना अच्छा नहीं था। तो ये कुछ स्टोरी थी जिसकी वजह से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। कई बार देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो दूसरा युद्ध है वो किसके द्वारा रचा गया था, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जयचंद के द्वारा तराइन का दूसरा युद्ध रचा गया था। ठीक है, याद रखना। फिर जयचंद ने क्या सोचा, हम इनकी मदद कर देंगे तो ये हमको दिल्ली का राज्यपाट हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और गोरी इनको डायरेक्ट चुनौती देता है कि अगर आप में हिम्मत हो तो हमसे युद्ध करिए और दिल्ली की सत्ता हासिल कर लीजिए। तो इसी को देखते हुए चंदावर का युद्ध होता है 94 में। और 94 में चंदावर का युद्ध होता है और वहाँ जयचंद पराजित हो जाता है। वो कन्नौज पर गोरी का अधिकार हो जाता है। और फिर इसके बाद में 1204 में मोहम्मद गोरी सारे विजयी राज्यों का भार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। लेकिन फिर से ये भारत आएगा। 1205 में ये फिर से भारत में आता है। क्यों? क्योंकि जाटों के एक समूह खोखरों ने कुछ विद्रोह कर दिया था, जिसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर से मोहम्मद गोरी को बुलाया। और जब ये दूसरी बार मतलब जब ये फिर से 1205 में भारत आता है तो ये जाटों के एक समूह खोखरों का पूरी तरह से विनाश कर देता है। लेकिन जब इसने इनका विनाश कर दिया, जब इनको हरा दिया, तो ये इससे बहुत चिढ़ जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि अब मोहम्मद गोरी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होता है, 1206 ईडी में खोखरों के एक समूह ने झेलम नदी के किनारे मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। इसको मार डालते हैं। 1206 ईडी में हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी की। तो अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई, यहाँ मोहम्मद गोरी समाप्त हो चुका है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं, है ना, कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अकेले को ये राज्यपाट संभाल के मतलब दे के नहीं गया था, ये इसका गुलामी था। तो और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या थे कि इसके 4 मुख्य गुलाम थे जिनको ये राज्यपाट देके जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको ये लाहौर और दिल्ली की सत्ता देके चला जाता है। यलदौज को गजनी मिलता है, कुबाचा को कच्छ और सिंध मिलता है और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का शासन मिल जाता है। लेकिन बख्तियार खिलजी जो था इसने कुछ बुरे काम करे थे। इसने बुरे काम करे क्या थे वो हम देख लेते हैं। इसने क्या किया था, 1200 से 1204 एडी के बीच में कुछ खराब काम कर दिया था, कुछ गलत चीजें कर दी थी, जिसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा भारत को। क्या था कि इसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक उस टाइम पे कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। तो जब अटैक करता है तो ये क्या करता है, वहाँ के नालंदा और विक्रमशिला जो बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे भारत के, उनको तहस नहस कर देता है, उनको खत्म कर देता है। और कहा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला में इतना ज्ञान था,
इतना ज्ञान था कि भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा सकता था। लेकिन खिलजी तो खिलजी, उसने पूरे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। और फिर ये क्या करता है, लखनौती को अपनी राजधानी बना लेता है। तो इसके कुछ बुरे काम थे, सबसे बुरा काम इसका यही था, नालंदा और विक्रमशिला। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो मोहम्मद गोरी था, इसने क्या किया, इसने देवी लक्ष्मी के आकृति वाले सिक्के चलवाए थे जब ये चंदावर का युद्ध जीत गया था। उसके बाद में वो पृथ्वीराज और गोरी के नाम के भी सिक्के चलवाता है। और ये क्यों चलवाता है, क्योंकि पृथ्वीराज पर अपनी जीत दिखाने के लिए ये सिक्कों को चलवाता है। और अगला फैक्ट है कि उत्तर भारत में एकता प्रणाली को ये शुरू करता है। अब एकता प्रणाली क्या होती है कि एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक पृथ्वी का एक टुकड़ा मान लो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने लाहौर और दिल्ली दिया, तो जो लाहौर और दिल्ली के एरिया में से जो भी टैक्स है, जो भी धन आएगा, वो ये किसको देगा, मोहम्मद गोरी को। ऐसा बोल के ये अपने गुलामों को राज्य देके गजनी लौट गया था कि अब तुम लोग यहाँ शासन करो, यहाँ से जो भी टैक्स आप वसूलोगे वो आप गजनी भेजते रहना, और मैं गजनी का राजपाट संभालता हूँ। तो ऐसा करके ये गजनी लौट गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट रह गया, वो भी आप देख सकते हैं कि जो चंद्रवरदाई है, इनने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो ये इससे क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध कब हुआ था, आप जानते हैं 92 में हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो मुल्तान पर कब हमला किया था मोहम्मद गोरी ने, और पहला आक्रमण था भारत में, कब था वो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1175 एडी में, ईस्वी में, हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जान करके लिया है, मेरे को मिल गया था क्वेश्चन तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि 1025 एडी में अरब सागर के सटे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। तो वो किसने लूटा था, आप जल्दी से सोच के इसका आंसर दीजिए। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने लूटा था ना सोमनाथ टेम्पल, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि रानी नायिका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 एडी में डैश को पराजित किया था। डैश बोले तो किसको पराजित किया था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो कौन सी लड़ाई हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध जो हुआ था, तराइन की लड़ाई। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध, है ना। 7वां नंबर का क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, देखिए पहला हुआ तराइन का, दूसरा भी तराइन का कंटिन्यू हुआ था। फिर कब हुआ था, 94 एडी में। कौन हरा था, जयचंद हरा था, है ना। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 94 में। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चंदावर का युद्ध अब किसके बीच लड़ा गया था। तो ये किस किस के बीच में लड़ा था, अभी मैंने बताया मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि मोइज उद्दीन मोहम्मद बिन सा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कयाद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो आप जानते हैं किसने हराया था, जब ये इसने अगला अटैक किया था कहाँ, गुजरात पाटन पे। तो किसने हराया था, भीम सेकंड ने
जो सोलंकी डायनेस्टी के थे, तो हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गजनी पर कब अधिकार किया था? तो आपको पता होना चाहिए गद्दी पर कब बैठा था, 73 में बैठा था। अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहां आक्रमण किया? तो सबसे पहला आक्रमण भारत में कहां किया था? मुल्तान पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर कब आक्रमण किया था इसने? 75 में। 73 में गद्दी पर बैठा और 75 पे इसने मुल्तान पे आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने मोहम्मद गोरी पढ़ लिया है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक अब हम सल्तनत डायनेस्टी पे पहुंच जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत डायनेस्टी। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको सल्तनत डायनेस्टी पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में